शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी। एक तंग दिल शहंशाह मौत से ज्यादा किसी को दे भी क्या सकता है बस के हर एक उनके इशारे में निशां और है बस के हर एक उनके इशारे में निशां और करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा और। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या प्यारा मतलब है शाह फरमाया, सुभान अल्लाह। बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहां पड़ा रहता हूं, बस देखता रहता हूं तुम्हारे मुंह की तरफ, तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। होश से कह दो कभी होश न आने पाए। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाए तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आदाब, सलाम और बहुत बहुत इस्तकबाल आदाब उर्दू के इस एपिसोड में। और दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त जुनैद इमाम। दोस्तों, जैसा भी आपने सेगमेंट में देखा है कि बॉलीवुड का कैसा जर्नी रहा है, शुरुआती दौर कैसा रहा है, और वो उसकी शुरुआत में उर्दू का जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, उसकी बुनियादें उर्दू पे रही हैं, उर्दू ज़बान पे रही हैं। तो मुझे लगा कि ये एक सही मौजू है जिस पे एपिसोड होना चाहिए। और इस एपिसोड पे बात करने के लिए मैंने जिस शख्सियत को इनवाइट किया अपने शो में, काफ़ी साल का उनका तजुर्बा है, करीबन 40 साल से वो नए टैलेंट को ज़बान के लेवल पे, परफॉर्मेंस के लेवल पे ट्रेन कर रहे हैं। और किरदार आर्ट एकेडमी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके वो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। अब तक 100 से ज़्यादा प्लेस कर चुके हैं और कई सारी उनकी जो बुक्स आई है, हाल फिलहाल में जो उनकी सारी बुक्स थी, तो उनको अवार्ड मिल चुका है। कई बार उन्हें उनके प्लेस के लिए अवार्ड मिला है, कई बार उनको अपने उर्दू खिदमत के लिए अवार्ड मिला है। और हमेशा अपने काम से, अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट रहते हैं। बहुत ज़बरदस्त उनका तजुर्बा है ज़बान पे, और इस जो फिल्म्स और उस पर बनने वाली जो चीज़ें, उन पर बड़ी उनकी गहरी नज़र है। तो आइए मिलते हैं इसी शख्सियत से, और बहुत ख़ास मेहमान है, और मैं खुशनसीब मानता हूँ कि आज वो हमारे शो में है। तो आइए मुलाकात करते हैं आज के ख़ास मेहमान से। बहुत सारे जो अचीवमेंट, अवार्ड्स और एक सक्सेस स्टोरी जो अभी शेयर की है अपने लिंक पे, और जिन शख्सियत के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा था, बता रहा था, तो वो और कोई शख्सियत नहीं है, जनाब इकबाल नियाज़ी साहब हैं। और सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में। आदाब, आदाब, सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जुनैद, बहुत शुक्रिया सर। ये तो हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हम जैसे न्यू कमर्स के लिए आपने वक्त दिया, और हमारे लिए गाइडेंस का और हमारे रहनुमाई के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए इतना सारा बेशकीमती वक्त दिया। तो सर, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने शुक्रिया। असल में ये मौजू इतना अच्छा है ना कि जब आपने कहा तो मैं इनकार नहीं कर सका कि इतने इस टॉपिक पे मैं बात करना ही चाहता था। ये मौजू जी सर, वो अच्छा तो नहीं, बिल्कुल सर, आपको इतना तजुर्बा है इस फील्ड में, ज़बान में, और
इस कल्चर में, थिएटर में आपने जो इतना वक्त दिया है आपका, तो डेफिनेटली आप एकदम राइट चॉइस थे सर हमारे इस मौजू के लिए। तो सर सवालात का सिलसिला हम शुरू करते हैं अभी। थैंक यू, शुक्रिया जी। तो पहला जो मेरा सवाल है वो यही है कि जब बॉलीवुड की शुरुआत हुई आज़ादी से पहले जब यानी शुरुआत हुई, हाँ। तो बॉलीवुड सिनेमा जैसे जैसे स्टार्ट हुआ तो उसकी जो बुनियादें हैं अगर आप देखें, शुरुआती फिल्में देखें तो वो सारी उर्दू में ही थी। उर्दू ही नाम हुआ करते थे, उर्दू ही कैरेक्टर हुआ करते थे, उर्दू ही बेस होता था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी बुनियाद उर्दू पे रखी गई। आपको क्या लगता है सर? बहुत सही कहा है आपने जुनैद इमाम साहब, और ये ख्याल बिल्कुल सही है कि शुरुआत जो है हमारे यहाँ बॉलीवुड में अगर हम देखें शुरुआती दौर में तो उर्दू ही ज़्यादा हावी रही है, उर्दू का ही बोलबाला था। और उसकी वजह यह है कि पारसी थिएटर जो उस वक्त था, हमारी फिल्में जो बोलती फिल्में शुरू हुई, बोलने वाली फिल्म आलम आरा पहली फिल्म थी 1931 में जो आई थी, तो उस वक्त जो है थिएटर जो होता था, पारसी थिएटर ख़ास तौर से, वो बहुत ज़ोरों पे चल रहा था। तो वो पारसी थिएटर जो है उसमें सिर्फ उर्दू के ही ड्रामे होते थे, उर्दू के ही चलते थे सारे ड्रामे। तो उसका असर जो है फिल्मों पर आया। जब फिल्में आई तो वो सारी उर्दू जो थिएटर की ज़बान थी, जो ड्रामे की ज़बान थी, वही उर्दू फिल्मों में चली आई, क्योंकि सारे एक्टर्स वहाँ के थिएटर के फिल्मों में आ गए, राइटर्स जितने थे वो फिल्मों में आ गए, डायरेक्टर जितने वहाँ के थे वो सब फिल्मों में आ गए। तो इस तरह से उर्दू ने अपना कदम जो है वो फिल्मों में जमा दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ थिएटर, चूँकि पारसी थिएटर उस ज़माने में सिर्फ उर्दू में होता था। तो ये वजह थी कि बॉलीवुड पर जो एक असर हमारा जो है वो थिएटर का रहा, ये एक वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि उस ज़माने में तरक्की पसंद ग्रुप जो था, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशंस, उसके जितने भी राइटर्स थे वो सारे के सारे फिल्मों में आ गए। उस दौर में जितने भी राइटर्स थे उर्दू के, वो सब फिल्मों के लिए लिखने लग गए, चाहे वो नगमा निगार हो, गीतकार हो, लिरिसिस्ट हो या डायलॉग राइटर्स हो, वो सब के सब फिल्मों में आ गए। तो इसलिए भी वहाँ पर उर्दू का असर फिल्मों में हमें ज़्यादा नज़र आता है। एक तीसरा रीज़न और है जुनैद साहब के, और एक बहुत अजीब सा रीज़न है ये, शायद आपको आज आपने ये सुना नहीं होगा ये बात, ये मैंने बहुत तहकीक करके मालूम की है कि उस ज़माने में तवाइफ़ें थी बहुत ज़्यादा, मतलब उस वक्त तवाइफ़ों का बोलबाला था। तो तवाइफ़ें चूँकि बड़ी तहज़ीब याफ्ता थी, अदब की बड़ा अदब का उनकी चाशनी उनकी ज़बान में होती थी, तो वो तवाइफ़ें बराह रास्त फिल्मों में काम करने लगी, क्योंकि उस ज़माने में हाँ, लड़कियों को, औरतों को फिल्मों में आने की मनाही थी उस दौर में, तकरीबन 100 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो तवाइफ़ें जो उस दौर की थी उन्होंने फिल्मों में दाखिला ले लिया। अब चूंकि वो तवाइफ़ें फिल्मों में आ गई और चूंकि तवाइफ़ों की ज़बान उर्दू थी, वो उर्दू गज़लें गाती थी, उर्दू ही जानती थी, उर्दू तहज़ीब अदब से वाकिफ़ थी, तो वो तवाइफ़ों की वजह से भी उर्दू का बोलबाला हमारे यहाँ रहा फिल्मों में। तो ये 3 रीज़न मुझे बुनियादी तौर पे नज़र आते हैं कि हमारी बॉलीवुड पर शुरुआती दौर में उर्दू किस तरह से डोमिनेट कर रही थी, किस तरह से असरअंदाज कर रही थी हमारी फिल्मों। बहुत बढ़िया सर, ये तीसरा रीज़न तो मेरे लिए भी नया था और बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल मेरे लिए नया था। मैंने कई किताबें पढ़ी, मैंने उसमें ये मुझे पता चला इस बात का, तवाइफ़ों वाला, तो मुझे भी बड़ी हैरत हुई। और जब मैंने और रिसर्च किया तो वाकई पता चला कि हाँ, तवाइफ़ों का कंट्रीब्यूशन भी हमारे उर्दू के लिए और फिल्मों के लिए बहुत ज़्यादा था। सर मेरा एक और क्वेश्चन था, थोड़ा और लीक के से हटके मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद और बदलते वक्त के साथ ज़बान को जिस तरह से बांट दिया गया है एक कम्युनिटी के नाम से, उससे भी शायद फिल्मों पे और चीज़ों पे असर हुआ है? नहीं जुनैद साहब, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उर्दू ज़बान में एक इतनी ऐसी ताकत है, एक ऐसा ज़बरदस्त पावर है, एक उस ज़बान के अंदर एक उसकी जो मिठास है, जो उसकी चाशनी है, उसका असर इतना ज़्यादा है कि लाख कोशिश की गई, बहुत कोशिश की गई दबाने की, ज़बान को हटाने की या अलग करने की, लेकिन ये ज़बान आज 100 बरस बाद भी फिल्मों में बहुत कम्युनल फीलिंग दौर आए, हमारे इंडस्ट्री में भी आए, बहुत सारे दौर आए,
लेकिन उर्दू का दौर जो था, उर्दू का जो मकाम था, वो कहीं पर भी कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता चला गया। आप देखेंगे 40s के बाद जो है ना, 1940s आज़ादी मिलने के अगर बाद का भी हम देखें पीरियड, 50s की फिल्में आप देखें, 60s की देखें, और 70 आते आते मतलब ये 30 साल जो हम 30 ईयर्स अगर देखते हैं, तो इन 30 सालों में उर्दू बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती रही, हावी रही, चाहे वो मुकालमे की शक्ल में हो, चाहे गीतों की शक्ल में हो, फिल्मी गानों की शक्ल में हो। एक तरफ फिल्मी शायर थे हमारे उर्दू के, जो अपना उर्दू का कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, और एक तरफ हमारे डायलॉग राइटर्स थे उर्दू के, जो अपना कंट्रीब्यूशन, इस तरह से ये दोनों तरफ से उर्दू ने अपने आप को मनवाया है इंडस्ट्री में। तो लाख कोशिश की गई अलग करने की, या इसको, आपका सवाल बहुत सही है कि वो आपकी जो बात है वो आज हमको थोड़ी सी उस असर होता हुआ आज नजर आ रहा है, लेकिन उस दौर में मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद से तो, चाहे पृथ्वीराज कपूर जब करते थे थिएटर, तो वो भी उर्दू में करते थे। उस जमाने में जो पारसी थिएटर होता था वो उर्दू का होता था। फिल्में जो थिएटर से मुतासिर होकर जो फिल्में बनी, जैसे आलम आरा, मुगल आजम, अनारकली, ये जितनी यहूदी की लड़की के ड्रामे पे बनी, तो ये सारी फिल्में जो फिल्में बनी उर्दू में, वो सब उर्दू का मकाम तय करती हैं कि उर्दू किस तरह से 100 वर्षों से आज भी डोमिनेट करती आ रही है फिल्मों को। सर ये जो बदलता हुआ दौर था, जो खासकर 80s में, 20s और 80s 90s के बीच में, तो उर्दू बहुत कम हो गई थी सर, लेकिन उसने शायद अपना एक वे थोड़ा सा बदल दिया था उर्दू का। जिस तरह से हम एक लिटरल उर्दू बोला करते थे 40s 50s में, 80s में शायद उसका तरीका बदल गया था। वो बदलाव किस तरह के थे सर 80s में बॉलीवुड के हिसाब से? हाँ बिल्कुल, ये आपका जो कंक्लूजन है, आपने जो पॉइंट आउट किया है, ये बिल्कुल सही है। 80s के आते 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 थोड़ा सा हमारे इंडस्ट्री पे एक पंजाबियत थोड़ी सी हावी हो रही थी। एक पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी कल्चर, पंजाबी तहजीब वो हावी हो रहा था। लेकिन इसका अगर दूसरा रुख हम देखें जुनैद इमाम साहब, तो 80s में आप गाने देखिए, 80s की फिल्मों के, 90s के आते आते आपको 80s और 90s के फिल्मों में गानों में, गीतों में आपको उर्दू नजर आएगी। भले डायलॉग्स में, फिल्मों की स्क्रिप्ट में उर्दू थोड़ी कम होती चली गई, वहाँ पर उसका पलड़ा थोड़ा सा कम हुआ है, झुका है, लेकिन गीतों में आप देखिए उस जमाने के 80s और 90s के गीत आप निकालिए, आपको उसमें सारी गीतों में आपको उर्दू उसी तरह से चमकती और दमकती हुई नजर आएगी। क्योंकि उस दौर में जो राइटर्स थे, शायर जो थे 80s और 90s में, वो गुलजार साहब थे, साहिर लुधियानवी थे, शकील बदायूनी तो 50s 60s में अपना जलवा दिखा ही चुके थे, हसरत थे। तो ये सारे लोग जो है, निदा फाजली थे 80s और 90s में, जावेद अख्तर आ गए थे बाद में, जानिसार अख्तर ने काफ़ी गीत लिखे थे, राजेंद्र कृष्ण, ये सारे उर्दू के शायर थे। राजा मेहदी अली खां की गज़लें मशहूर हो रही थी। तो ये सारे तमाम लोग, मजरू सुल्तानपुरी एक बड़े शायर थे हमारे उर्दू के। तो गीतों में फिर भी कोई तब्दीली नहीं आई, गीत उसी तरह उर्दू में अपने कदम जमाए हुए थे, और कहीं भी उर्दू का सिक्का कम नहीं हो रहा था 80s और 90s। स्क्रिप्ट के लेवल पर आपका बोलना सही है कि स्क्रिप्ट की सतह पे, मुकालमों की सतह पे, डायलॉग्स की सतह पे वो थोड़ा सा कम हो गया था मामला, कि पंजाबियत उस पर हावी हो गई थी। लेकिन गीतों का दौर तब भी बहुत हुजूम से चल रहा था, बहुत धूम से चल रहा था। सर एक और बेस क्वेश्चन है कि 2000 आने तक सर उर्दू पूरी तरह से ही गानों की शक्ल में भी बॉलीवुड से खत्म हो गई। 2000 का दौर, आप जब 10 साल का वो दौर देखते हैं, तो बराए नाम एक आध लफ्ज उर्दू मिल जाए, अदरवाइज पंजाबी और इंग्लिश गानों ने पूरी तरह से उर्दू का जो था वजूद, तो पूरी तरह से मिल गया था सर 2000 में। क्या वजह रही कि क्या हमारे जो लिखने वाले थे उन्होंने वो खत्म हो गए थे, या नई जनरेशन ने उर्दू पढ़ना बंद कर दिया था, या इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिया था? नहीं जुनैद साहब, जो तीसरी बात है ना, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हो सकता कि इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट करना नहीं बंद कर दिया था। इंडस्ट्री को उर्दू वालों की ज़रूरत थी, तब भी थी 2000 में, और आज भी है। लेकिन आपका जो दूसरा वो जो था ना पॉइंट, कि उर्दू वाले मिल नहीं रहे थे,
उर्दू के राइटर्स मिल नहीं रहे थे। जो लिखने वाले थे वो चले गए थे, या तो बेचारे इस दुनिया से चले गए थे, या गोशा नशीन हो गए थे, या ज़ईफ़ हो गए थे, या उनकी उम्र हो गई थी। तो उसके बाद जो नई जनरेशन आना चाहिए थी, जो नया खून आना चाहिए था राइटिंग साइड में या गानों की साइड में, वो नहीं आ पाया, उसमें कमी रह गई। तो इसलिए अभी जैसा मैंने बताया 50s और 60s में, 40 और 50s की फिल्मों में जो केदार शर्मा थे, आगा जानी काश्मीरी थे, इंदिराज आनंद लिखते थे, बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी, मंटो, कृष्णचंद्र, बिहार इशारा, ऐसे राइटर्स थे, अख्तर उल ईमान। तो ये सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं मतलब ख़त्म हो गए थे, चले गए थे। तो उसके बाद की जनरेशन ने उर्दू को इतनी अहमियत नहीं दी, क्योंकि जो कल्चर आया हमारे यहाँ, जो चेंज हुआ कल्चरल, जो हमारे यहाँ तब्दीलियाँ आई हैं, उसमें इंग्लिश और पंजाबी थोड़ा सा ज़्यादा आता चला गया। ख़ासतौर से एल्बम्स वगैरह जो प्राइवेट आने लगे, उस पर पंजाबियत ज़्यादा हावी थी, और एक एल्बम का दौर चल पड़ा था। हालांकि ऐसा नहीं है, आप देखेंगे कि 90s में के बाद भी गज़लों का एक दौर आया था, प्राइवेट गज़लों का एक बहुत दौर चला था। तो उस गज़लों के दौर से एक फ़ायदा ये हुआ था कि लोगों को, गुजरातियों को, ख़ासतौर से गुजराती जो हमारे भाई हैं, उनको उर्दू का बड़ा शौक़ हो गया था, उर्दू सीखने का। तो गज़लें सुनते थे, लेकिन वो दौर जो है बहुत कम पीरियड के लिए रहा, चाहे जगजीत सिंह का हो, या पंकज उदास का हो, या अनूप जलोटा का हो, या मेहदी हसन साहब का हो, या गुलाम अली साहब का हो। ये दौर एक बहुत ज़ोर से उठा था, और बॉलीवुड को काफ़ी इस गज़ल के इस शोर ने बहुत अपने शिकंजे में लिया था। काफ़ी गज़लें इस्तेमाल हुई फिल्मों में इनकी, गुलाम अली साहब की, मेहदी हसन साहब की, जगजीत सिंह की। तो उससे फ़ायदा नहीं पहुंचा हमारी इंडस्ट्री को, उसका फ़ायदा फिल्मों को नहीं मिला। और वो इसलिए नहीं मिला कि उर्दू के अच्छे राइटर्स नहीं थे हमारे पास, उर्दू लिखने वाले जो सही जानकार जिनको हम कह सकते हैं। एक हमारे पास सिर्फ सागर सरहदी थे 2000 आते आते, जो उर्दू के राइटर बचे थे। एक गुलजार साहब हैं जो अब तक हयात हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, और जावेद अख्तर हैं। ये लोग लिख रहे थे उर्दू में। सागर साहब ने तो अच्छा बड़ी फिल्में लिखी 90s और 2000 के आते आते, लेकिन उस तरह का काम नहीं हुआ। जुनैद साहब, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि उर्दू का असर कम तो हुआ 2000 आते आते, या 2000 के बाद जो है थोड़ा सा। हालांकि मेरा ज़ाती तौर पर मानना यह है कि उर्दू ने अपनी शक्ल बदल ली। उर्दू तो हर दौर में रही है। मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल पहले से लेकर 1931 बोलती फिल्म से लेकर आज तक उर्दू कभी भी गई नहीं इंडस्ट्री से हमारे, बस उसके रंग रूप बदलते गए, उसकी रूपरेखा चेंज होती गई। तो उर्दू बदल गई थोड़ी सी, उर्दू के नए ईडियम्स आ गए, नए मुहावरे आ गए, नई क्या बोलेंगे उसको, नई आइडियोलॉजी आ गई, नए वोकेबुलरीज आ गई, है ना, नए अल्फाज आ गए उसमें। नई जनरेशन ने बहुत सारे उसमें नई चीज़ों को मिक्स कर दिया, और एक अलग तरह की लैंग्वेज हमारी फिल्म में पनपने लगी, जो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू मिक्स भाषा जिसको हम कहते हैं ना, मेल जोल के एकदम मिली जुली भाषा, उस तरह की भाषा ने हमारी इंडस्ट्री पे कब्जा कर लिया। तो उससे नुकसान तो बहरहाल उर्दू के साथ साथ हिंदी का भी हुआ है जुनैद साहब, ऐसा नहीं कि उर्दू का हुआ है, हिंदी का भी नुकसान हुआ। क्योंकि आप देखेंगे डायलॉग्स में इंग्लिश ज़्यादा आपको नज़र आती है, पंजाबियत गीतों में पंजाबी डिक्शन वाले गाने ज़्यादा चल रहे हैं। तो नुकसान तो हुआ है थोड़ा सा, इसमें कोई शक नहीं। सर, इन 5 सालों में बॉलीवुड में, क्योंकि मैं बहुत नज़दीक से इसका स्टडी किया है, इन 5 सालों में बॉलीवुड का ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, और ज़बरदस्त उसमें रेवोल्यूशन भी आया है। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है कि सिनेमा की जगह OTT ने ले लिया है, डिजिटल रेवोल्यूशन है, डिजिटल में आज सारी दुनिया कनेक्ट हो गई है, और कंटेंट इज द किंग, एक नारा लगा है कि कंटेंट इज द किंग। तो अब इसमें ये हुआ है कि जब ये रेवोल्यूशन आया है, तो इस रेवोल्यूशन में भी उर्दू की ज़रूरत पड़ी है, और उर्दू पे ज़बरदस्त काम हो रहा है, वह चीज़ें एक्सेप्ट हो रही है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि सर ये जो रेवोल्यूशन आया, इसमें भी शायद उर्दू की बुनियाद, इससे मतलब इस OTT को मजबूत करने के लिए उर्दू की ज़रूरत है?
यस बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बताऊं जुनैद साहब, मैं भी ओटीटी के लिए काम कर रहा हूँ। मेरी वेब सीरीज भी आ रही है, हम लोग बहुत जल्द जो है एमएक्स के लिए बना रहे हैं, नेटफ्लिक्स के लिए भी बना रहे हैं काफ़ी वेब सीरीज मंटो की कहानियों को लेके। तो मुझे भी पर्सनली थोड़ा सा एक तजुर्बा ये हुआ है कि मैं देख रहा हूँ कि उर्दू के कंटेंट हम लेके जा रहे हैं ना, अच्छा कंटेंट उर्दू का, चाहे वो मंटो की कहानियाँ हो, चाहे कृष्णचंद्र की कहानियाँ हो, या कोई नॉवेल हो प्रेमचंद का, अगर हम वो लेके जा रहे हैं तो हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है जुनैद साहब, जो मुझे समझ में आई, कि जैसा आपने कहा कि कंटेंट किंग हो गया है, कंटेंट ओटीटी में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, कंटेंट किंग बन गया है। तो कंटेंट कहाँ है? कंटेंट हमारे यहाँ उर्दू लिटरेचर में, हमारे उर्दू साहित्य में, हमारे मंटो के पास, हमारे यहाँ प्रेमचंद के पास कंटेंट है, हमारे यहाँ बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी के पास कंटेंट है। तो कंटेंट की बात, ये जो लिटरेरी जो कंटेंट है, ये लेके जब हम ओटीटी के पास जा रहे हैं तो फौरन उसको कबूल किया जाता है और फौरन उस कंटेंट को एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ भैया ये बहुत बेहतरीन कंटेंट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर जो है वो बनाया जा सकता है। तो इसका फ़ायदा, जो हमारे लिटरेचर का जो फ़ायदा है ना जुनैद साहब, वो आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हो रहा है हमको। और आने वाले दौर में भी मुझे लगता है कि अगर किसी ने सलीके के साथ, बहुत ढंग से हमारे उर्दू के लिटरेचर को अगर परोसा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उर्दू की लिटरेचर की ओटीटी पर आ सकती है, क्योंकि कंटेंट वाइज हम लोग खुद बहुत ज़्यादा रिच है। उर्दू लैंग्वेज कंटेंट के एतबार से बहुत रिच है। हमारे पास अच्छे नॉवेल्स हैं, हमारे पास अच्छी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, हमारे पास अच्छे क्लासिक राइटर्स हैं, जो कंटेंट जिनका आज बड़ी अहमियत रखता है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि एक तो हमारा ही प्रोजेक्ट है मंटो वाला, मंटो की कहानियों पर जो अप्रूवल हुआ है। उसके अलावा शमोइल अहमद का एक कहानी पर, सिंगारदान पर आ चुका है, वेब सीरीज़ एक आई है। और कई उर्दू की बहुत सारे नावलों पर जो है, कहानियों पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो है, नेटफ्लिक्स वगैरह पर चीज़ें बन रही हैं, लोग बना रहे हैं। तो ये एक अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये उर्दू का कमबैक है। उर्दू जो 2000 में आते आते, जैसे आपने कहा कि थोड़ी सी पिछड़ रही थी इंडस्ट्री से हमारी, आज ओटीटी के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि उर्दू, हमारी उर्दू लैंग्वेज को, उर्दू ज़बान को वो वापसी मिल रही है इंडस्ट्री में, उसका मकाम उसको वापस मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी के ज़रिए दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में हमारी उर्दू को वो मकाम फिर से मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, आज भी जुनैद साहब, आपको एक बात बताऊं, आज के आप गीत सुनते हैं, नए गीत, एकदम नए 2000 के गीत आप सुनिए, चाहे वो मनोज मुंतशिर के लिखे हुए हों, चाहे शब्बीर अहमद के लिखे हुए हों, चाहे वो शकील आज़मी के लिखे हुए हों, या कौसर मुनीर साहबा के लिखे हुए हों, इरशाद कामिल, ये सब नए लिरिसिस्ट हैं। आप इनके गीत सुनिए 2020 के, 2019 के, उन गीतों में आपको आज भी उर्दू मिलेगी। उन गीतों में, हालांकि गीत बिल्कुल नए हैं, एकदम उनके कंपोजिशंस बिल्कुल अलग है, म्यूजिक डायरेक्टर अलग हो गए हैं, म्यूजिक कंपोजर बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उनके जो शब्द आप देखेंगे वो आज भी नई जनरेशन को पसंद आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसमें एक चाशनी है ज़बान की, लैंग्वेज की, एक मिठास है उर्दू की। ये जो नाम मैंने आपको गिनवाए, ये लोग उर्दू में लिख रहे हैं, उर्दू के गीत आज मकबूल हो रहे हैं, हिट हो रहे हैं, मशहूर हो रहे हैं। तो एक तरह से ये, मैंने आपने जैसे बताया कि कंटेंट वाइज, स्क्रिप्ट वाइज हम ओटीटी पर वापस आ रहे हैं, उर्दू की अहमियत वहाँ बढ़ रही है, और गीतों के लिहाज से, नगमों के लिहाज से, लिरिक्स के लिहाज से फिल्मों में उर्दू की वापसी हो रही है। तो ये एक बहुत खुशाइंद बात है, एक बहुत पॉजिटिव बात है। मुझे लगता है कि उर्दू तो कभी मर नहीं सकती। उर्दू की अपनी एक अहमियत हर दौर में, हर राइटर किसी भी ज़बान का वो हो, बना रहा हो, फिल्म बना रहा हो या सीरीज़ बना रहा हो, सीरियल बना रहा हो टीवी का, उसको उर्दू के राइटर्स की ज़रूरत पड़ती है, उर्दू के डायलॉग डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। बस तकलीफ थोड़ी सी उस वक्त होती है जब गलत उर्दू बोली जाती है, फिल्मों में हो, सीरीज में हम देखते हैं कि कोई करेक्शन करने वाला नहीं रहता सही उर्दू का। तो जब गलत ज़बान बोली जाती है तो वो सुन के ज़रा सा दुख होता है। जब एहसासातों बोला जाता है, जज्बातों बोला जाता है,
तो थोड़ा सा तकलीफ होती है कि ये कौन सी ज़बान के वर्ड्स हैं, जज्बातों, एहसासों, ख़यालातों, ये इस तरह का थोड़ी-सी गलत, हाँ, गलत, क्योंकि उनको करेक्ट करने वाला कोई है नहीं ना। वो बेचारे लिख तो लेते हैं, डायलॉग्स में भी लिख लेते हैं, गीतों में आ जाता है ख़यालातों, लेकिन उनको करेक्ट करने वाला, सही बताने वाला कि भाई ख़यालात, ख़याल की जमा ही ख़यालात है, आप उसकी और जमा क्यों बना, पॉज़ वो क्यों कर रहे हैं, ख़यालातों क्यों? जज़्बे की जमा जज़्बा है, जिसकी जमा है जज़्बात, अब उसको जज़्बातों आप क्यों कर रहे हैं डबल से? ये थोड़ा-सा, ये ज़बान हमारी जो ख़राब की है, हमारे न्यूज़ रीडर ने भी बहुत की है। जो टीवी न्यूज़ रीडर सुनाते हैं, वो ऐसी ज़बान बोलते हैं, उर्दू बोलने की कोशिश में गलत-सलत ज़बान बोल जाते हैं और वो रिवाज पा जाती है वो ज़बान। तो सर एक और मैं एक अहम क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि सर आपका एक बहुत बहुत वक्त गुजरा है थिएटर में, उर्दू थिएटर में, राइटिंग में, और आप डायरेक्शन से जुड़े रहे और बहुत एक जनरेशन टू जनरेशन आपके सामने से गुजरी है। बहुत लोगों को आपने ट्रेन भी किया, थिएटर्स के लिए मोटिवेट किया, बाकायदा आपका एक एकेडमी भी चलता है और काफ़ी मकबूल है। तो जो न्यू जनरेशन है जो अभी अभी आ रही है और एक्टिंग से आ रही है, तो चाहे वो एक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, म्यूजिशियन हो, व्हाटएवर जो भी, आज सब जगह पे उर्दू एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है समझने के लिए और इमोशंस के लिए। सर ये हमारी ऑडियंस भी है, तो आप प्लीज एक उनके लिए कुछ मैसेज या कोई एक गाइडेंस दीजिए आपके उससे कि क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए इन लोगों ने। बिल्कुल, मैं ख़ास तौर से जुनैद साहब, शुक्रिया आपने, आपके सवाल का मैं यही बात कहना चाह रहा था। अपने एक्टर से भी, राइटर से जो आ रहे हैं और डायरेक्टर से भी जो आ रहे हैं यहाँ पर इस इंडस्ट्री में, चाहे वो वेब सीरीज़ बना रहे हों, फिल्म बना रहे हों, या सीरियल्स बना रहे हों, या थिएटर से जुड़े हुए हों, उन सब से एक बात कहना चाहता हूँ कि ज़बान की अहमियत को समझिए। मैं ये नहीं कहता कि आप उर्दू में ही लिखिए या उर्दू ही सीखिए या उर्दू ही पढ़िए, लेकिन अच्छी और सही ज़बान लिखने की कोशिश कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए। एक्टर्स मेरे पास आते हैं यहाँ पर थिएटर करने के लिए, वो आके अपना तजुर्बा बयान करते हैं कि सर हम जब बोलने के लिए, ऑडिशन देने के लिए जाते हैं, तो हमको हमारी लैंग्वेज की वजह से फेल कर दिया जाता है कि तुमको बोलना नहीं आता है, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन गलत है, तुम्हारा तलफ़ुज़ सही नहीं है, जाओ पहले सीख कर आओ, अच्छी ज़बान सीख कर आओ, उर्दू सीख कर आओ, ऐसा बोला जाता है हमको। तो वो थिएटर करने आते हैं मेरे पास। तो आप यकीन मानो, मैंने 80 से ज़्यादा लोगों को हमने ट्रेन किया, एक्टर्स को, उनको उर्दू सिखाई, उनको वर्कशॉप लिए मैंने, उनको बोलने का तरीक़ा सिखाया, उनके तलफ़ुज़ सही किए, उनका डिक्शन सही किया, डिक्शन करेक्ट किया, कौन सा वर्ड, कौन सा लफ्ज़ कैसे बोलना है, कैसे डिलीवर करना है, वो सिखाया। आज 80 से ज़्यादा एक्टर्स जो सीरियलों में और फिल्मों में काम कर रहे हैं, वेब सीरीज़ में, वो मेरे ट्रेंड किए हुए हैं। इस बात का मुझे फ़ख्र है, मुझे खुशी है कि मैंने उन्हें उर्दू सिखाई। भले वो उर्दू वाले नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने, और ये सीखने के बाद जुनैद साहब ये हुआ है कि जब वो जाते हैं ऑडिशन देने ना, तो वो वापस आकर बहुत खुशी से आके मेरे पैर पकड़ लेते हैं। सर बोले आपने इतना अच्छा हमको सिखाया कि आज हमारे ऑडिशन से खुश हो गए, वो हमारे लैंग्वेज से, हमारे डिक्शन से वो बहुत खुश हुए, और हमको फ़लाँ सीरीज़ में काम मिल गया है, फ़लाँ सीरियल में। तो मुझे खुशी होती है कि चलो ये लैंग्वेज का देखिए असर है, ये जादू जो है वो लैंग्वेज का है कि मैंने उनका डिक्शन सही किया, उनके तलफ़ुज़ सही किए, उनको सही बोलना सिखाया। तो एक्टर्स के लिए मेरा बोलना ये है, मेरा मशवरा है उनको कि आप कहीं भी सीखें, किसी भी जगह जाके सीखें, किताबों के ज़रिए सीखें, सेल्फ स्टडी करें, लेकिन अपने लैंग्वेज को, अपने डिक्शन को सुधारिए। लैंग्वेज के लिए अगर आपको उर्दू की ज़रूरत है, आप मेरे से मदद लें। हम बग़ैर, जुनैद साहब मैं आपको बताऊँ, बग़ैर पैसा लिए हुए, एक नया पैसा मैं फ़ीस के चार्ज नहीं करता हूँ, मैं फ्री में उनको उर्दू सिखाता हूँ। हम उनको फ्री में ट्रेन करते हैं जी, मैं कोई फ़ीस नहीं लेता। खाली जब वो आके बोलते हैं कि हम उर्दू सीखना चाहते हैं, मैंने उनको फ्री में सिखाया है उर्दू। तो एक्टर्स के लिए तो उतना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है एक्टर्स के लिए बोलना, वो अच्छी ज़बान बोलना। उसी तरह राइटर्स भी हमारे जो आज आ रहे हैं, नए राइटर्स, जुनैद साहब, मेरा उनके लिए मशवरा ये है कि वो थोड़ा सा मुताला करें, क्योंकि ये दौर कंटेंट का दौर है, अच्छे कंटेंट का दौर है। तो जब तक हमारे नए राइटर्स पढ़ेंगे नहीं दूसरे राइटर्स की कहानियाँ, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़, अगर ये सब वो पढ़ेंगे नहीं, तो उनको सही कंटेंट की समझ नहीं आएगी कि अच्छा कंटेंट क्या होता है।
तो अगर वो लिखना चाहते हैं वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। उर्दू में, जी उर्दू की किताबें, अगर उनको उर्दू पढ़ना नहीं आती है तो उर्दू का पूरा लिटरेचर देवनागरी में आ गया है काफ़ी से ज़्यादा, बहुत। मंटो अवेलेबल है देवनागरी हिंदी में, प्रेमचंद अवेलेबल है, कृष्णचंद्र है, इस्मत चुगताई हैं, जितने क्लासिक राइटर्स हैं वो सब हिंदी में देवनागरी में अवेलेबल है। आप उनको पढ़ें, राइटर्स हमारे, उनको पढ़ने से काफ़ी उनका विजन बढ़ेगा, उनका विजन जो है वास्ट होगा, तो उनको अच्छा कंटेंट लिखने के, उनको एक अंदर से एक आवाज़ आएगी कि हाँ ये कंटेंट अच्छा है और मैं इसको लिखूंगा और लिख सकता हूँ। तो उनको लैंग्वेज से उनकी कुर्बत होगी, लैंग्वेज से उनका अटैचमेंट होगा और वो सही लैंग्वेज लिख सकेंगे। ये राइटर्स के लिए है। और हमारे डायरेक्टर जो बना रहे हैं फिल्में, मेरी उनसे भी बहुत रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भाई आप लोग ठीक है कंटेंट हंट कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट आप मिले आपको आपके चैनल के लिए या आपके OTT प्लेटफॉर्म के लिए, अगर आप कंटेंट की तलाश में हैं तो ऐसे राइटर्स को पकड़िए या ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनको कंटेंट की समझ हो, लैंग्वेज की, भाषा की समझ हो। किसी को भी पकड़ कर मत लाइए जिसने सिर्फ अभी 2 किताबें पढ़ी हो या जिसको लैंग्वेज का कोई ज्ञान ना हो, चाहे उर्दू हो या हिंदी, जो जानता ना हो, जो इंग्लिश और अपग्रेड मार्केट की जो अपग्रेड जो भाषा है सिर्फ वो लिखना जानता हो। ऐसा नहीं है, आपको हिंदी उर्दू पर अच्छा कमांड होना चाहिए राइटर को। तो मेरी रिक्वेस्ट है डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से कि ऐसे अच्छे राइटर्स को ढूंढिए, उनसे कंटेंट तैयार करवाइए, उनको अच्छी स्क्रिप्ट दीजिए, उनको अच्छा नॉवेल दीजिए, अच्छी शॉर्ट स्टोरीज दीजिए जिस पर वो काम कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो है हमारा वेब सीरीज़ का जो एक जो दौर चला है उसमें अच्छी चीज़ें लोगों को देखने मिलेगी, व्यूवरशिप बढ़ेगी। जब अच्छी चीज़ें आएगी OTT पर तो उसके व्यूवर्स बढ़ेंगे और चैनल भी जो है वो फेमस होगा। आप देख रहे हैं कि बहुत कट किया जा रहा है बहुत सारी चीज़ों को, जो थोड़ी सी बोल्ड चीज़ें आ रही थी उन पर अभी लगाम लगाई जा रही है। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब तक उन चीज़ों पे लगाम नहीं लगेगा तब तक कि अच्छा कंटेंट, लिटरेरी बेस्ड कंटेंट निकल कर सामने नहीं आएगा और एक फैमिली बैठकर वो प्लेटफॉर्म OTT के ड्रामे प्रोग्राम्स नहीं देख सकेगी। तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट तीनों से, एक्टर से भी मैंने एक रिक्वेस्ट की है, डायरेक्टर से भी और राइटर से भी, बस इतना ही मेरा कहना है कि प्लीज़ अपनी लैंग्वेज को संभालिए और अपनी रीडिंग्स को बढ़ाइए, अपने विजन को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर पढ़िए, तो आपका पूरा विजन बदल जाएगा। ये मेरा दावा है, क्योंकि आज मैं 40 साल से मैं किताबों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आज भी जुनैद साहब रात में पढ़े बगैर जब तक आँख से पानी नहीं जाता है तब तक कि मैं सोता नहीं हूँ। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है राइटर के लिए ख़ास तौर से। तो बस यही मेरी बातें हैं। मैं यही सर मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं जब मैंने उर्दू थिएटर का, और मुंबई में खासकर, क्योंकि मैं दिल्ली भी रहा हूँ, दिल्ली में तो माशाल्लाह काफ़ी उरूज है उर्दू का आज भी, तो मुंबई आने के बाद मुझे थोड़ा ड्राइनेस लगती थी, पता नहीं कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जब मैंने आपके ड्रामे के ताल्लुक से सुना, आपके काम के ताल्लुक से सुना, तो बड़ा इश्तियाक पैदा हुआ और धीरे धीरे एक ये था कि आपसे मुलाकात हो। और बहुत ज़बरदस्त सर आपने इस उर्दू के लिए खासकर ड्रामा, उर्दू थिएटर और उसमें जिस तरह आप आर्टिस्ट को तराशते हैं, कहानियाँ आपकी जैसे मैंने, तो एज एन मेकर मुझे भी सर मैंने बहुत कुछ सीखा है और काफ़ी मोटिवेट होते हैं सर हम। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जहाँ तक यानी आपकी चीज़ें पहुँचती है तो लोगों को मुतासिर करती है, लोग इंस्पायर होते हैं। और हमारी बहुत ख्वाहिश है कि आप ऐसी हमें गाइड करते रहें, हमारी रहनुमाई करते रहें, और हम कोशिश करेंगे कि हम किसी न किसी मौजू पे आपसे जुड़े रहें और ज़रूर आपकी गाइडेंस। मेरा भी अच्छा, मुझे सुनकर अच्छा लगा कि आपका भी थिएटर से ताल्लुक़ रहा है, लेकिन आप तो अभी आजकल फिल्में बहुत अच्छी बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्में भी आपकी काफ़ी जा रही हैं, फेस्टिवल्स वगैरह में इनाम हासिल कर रही हैं। बहुत अच्छा है कि आप भी जुड़ गए हैं इस मीडिया से, इस इंडस्ट्री से। हम लोग भी 4 शॉर्ट फिल्में हम बनाने बस जा ही रहे थे, तकरीबन शूटिंग की तैयारी हो रही थी कि ये लॉकडाउन लग गया
और वेब सीरीज का भी काम हमारा बस होने ही शुरू ही हो रहा था सारा, कि ये लॉकडाउन लग गया तो मैं भी चाहूँगा कि आप ऐसे एक्टर्स को भेजें हमारे पास जो वेब सीरीज में हमारे साथ पूरे डेडिकेशन के साथ काम करें। शॉर्ट फिल्मों में हम शॉर्ट फिल्मों की एक पूरी सीरीज बना रहे हैं, शॉर्ट कहानियों को लेकर, छोटी छोटी उर्दू की, सब उर्दू की कहानियां हैं, उनको लेके हम फिल्में बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्में। तो आप अच्छे एक्टर्स को, अच्छे राइटर्स को, अच्छे टेक्नीशियंस को ज़रूर भेजिए हमारे पास, जो हमारे साथ काम करेंगे। हम चाहते हैं कि हम नए टैलेंट के साथ काम करें। हम नहीं चाहते हैं कि हम मार्केट के लोगों को लें, हम चाहते हैं कि नए लोगों को मौका दिया जाए, जो थिएटर करने आ रहे हैं हमारे पास, जो थिएटर का नाम लेकर आते हैं हमारे पास, हम उनको मौका दे रहे हैं, चाहे वो एक्टर हो, राइटर हो। मैं तो बल्कि मैंने तो ओपनली ये कहा है कि अगर आप लोगों में से कोई शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट करना चाहता है हमारे लिए, आप डायरेक्ट करिए, हम प्रोड्यूस करने तैयार हैं ग्रुप से। आप डायरेक्ट करिए, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते, आप एक्ट करना चाहते हैं उसमें एक्ट करिए। आप एज ए राइटर जोड़ना चाहते हैं, एज ए राइटर जुड़िए। एज ए टेक्नीशियन अगर आप डीओपी हैं तो आप एज ए डीओपी काम कीजिए हमारे साथ, या आप साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं उस हैसियत से। मतलब हम चाह रहे हैं कि नई चीज़ें, नया खून जो है वो इस फील्ड में आए, ताकि हमको एक फ्रेशनेस का जो हम जो चाहते हैं, एक नएपन का एहसास हो ऑडियंस को। तो मैं आपसे भी इंशाल्लाह ज़रूर कि आप हमसे जुड़िए हमारे साथ। आप पूना में हैं, पूना मुंबई से ज़्यादा बहुत दूर नहीं है, तो आप हमारे साथ भी काम करिए। आप तो आपकी फिल्में खैर फेस्टिवल में जा रही हैं, इनाम हासिल कर रही हैं बड़े बड़े, तो हमारी दुआ है आपके लिए भी, ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कभी हमारे लिए भी करिए कुछ, हमारे ग्रुप के लिए भी कुछ फिल्म करिए आप। हमारी दिली आरज़ू है, जब से आपकी वो फिल्मों का हमने सुना है, फेस्टिवल में जा रही है और काफ़ी वहाँ पर उसको इनाम भी मिला है। आप ऐसे जज भी गए थे कहीं अब्रॉड में ना, फिल्म के बर्लिन में आप गए थे एज ए जज, तो बहुत खुशी हुई, बड़ा फख्र महसूस हुआ कि भाई उर्दू की बुनियाद रखने वाला, उर्दू का बेस रखने वाला एक फनकार, एक आर्टिस्ट जो है वो इतनी बड़ी जगह तक गया। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना बेशकीमती वक्त हमें दिया, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी फिर कोई और नए मौजू पे हम कनेक्ट होंगे सर, और ऐसी हमारी रहनुमाई करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, शुक्रिया बहुत। इकबाल यासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना बेशकीमती वक्त हमें दिया और बहुत ज़बरदस्त मालूमात आपने हमारे साथ शेयर की। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी उर्दू के ताल्लुक से जो भी हमें लगेगा कि हमने कुछ बनाना चाहिए, तो ज़रूर हम आपको याद करेंगे। और मेरी फिर से गुजारिश है कि अगर किसी का कोई नया बुक्स है, पोइट्री का कोई बुक है, या उर्दू के लिए कुछ, उसके फ़रोग के लिए कुछ काम हो रहा है, तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करें और मैं इंशाल्लाह ज़रूर उस पर एपिसोड बनाऊँगा। तो कैसा लगा एपिसोड ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक और शेयर करिए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर से किसी इस तरह के नए मौजू के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।